हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आपका आपके परिवार आकाशिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आगामी एग्जाम के लिए कक्षा 10 की साइंस की क्लास आज पहले शुरू होगी। हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना आवश्यक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि स्वयं तो नहीं दिखाई देती, परंतु उसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अब प्रकाश में बहुत विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण आदि। बाकी टॉपिक तो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में मेन दो ही टॉपिक होते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इनमें भी पहला टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले ये चित्र जो बना हुआ है, ये दर्पण का है, जो कि समतल दर्पण है। इसकी विशेष आकृति इस प्रकार से है, जिससे कि हम इसका साइड व्यू देख सकते हैं। साइड से कोई भी चीज़ रेखा की तरह दिखाई देती है और उसके निचले तल पर चांदी के कलर की या फिर रेड कलर की पॉलिश होती है। तो इसके चित्र को नीचे वाली लाइनें प्रदर्शित कर रही हैं कि रेड कलर को या फिर पॉलिश को प्रदर्शित कर रही है। इसके लंबवत इस प्लेन के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे नॉर्मल कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। या इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जाने वाली किरण, जो टकराकर जाने वाली किरण होती है, वो घटना के नाम पर उसका नाम आधारित होता है। जैसा कि हम घटना को पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, तो ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। अगर हम कोई टॉपिक जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन आगे पढ़ेंगे तो वो किरण अपवर्तित किरण कहलाएगी। अगर कोई टॉपिक हमने ध्रुवण पढ़ा है तो वो ध्रुवित किरण कहलाएगी। मतलब साफ है कि जैसी घटना होती है, जाने वाली किरण का नाम उसी घटना पर आधारित होता है। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण ही होगा हर बार, परंतु जाने वाली किरण का नाम घटना के नाम पर आधारित होगा। अगर हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो ये वाली किरण परावर्तित किरण है। अगर हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण, तो जाने वाली किरण ध्रुवित किरण होगी। तो ये है परावर्तित किरण, या फिर अंग्रेजी में से बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर कोई भी किरण आकर टकराती है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं, या अंग्रेजी में से बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस घटना में प्रकाश का परावर्तन के लिए जानने के लिए हमने बचपन में छोटे छोटे प्रयोग देखे होंगे। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा कि शीशे धूप में ले जा करके किसी के भी मुंह पर चांदा डाल देते हैं, या प्रकाश जो आपतित शीशे पर होता है वो किसी के चेहरे पर डाल देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेल करते रहते हैं, तो ये बचपन में देखा होगा। यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन वैसे तो मुख्यतः हम शीशे या दर्पण के माध्यम से पढ़ते हैं, परंतु परावर्तन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीशे से या किसी चिकने तल से ही होता है। परावर्तन खुरदुरे तल से भी होता है, परंतु खुरदुरे तल से परावर्तित हुई किरणें पूरी तरीके से नियम को फॉलो नहीं करती। इन नियमों को, परावर्तन के नियमों को फॉलो वही करेंगी जो जिनका तल
बिल्कुल चिकना हुआ है, प्लेन हुआ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना किसे बोलते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि वो चिकने तल से हो, प्रकाश का परावर्तन खुरदरे तल से भी होता है। जैसे कि बाह्य प्रकाश का किसी अंधेरे कमरे तक भी पहुंच जाना, ये घटना कैसे संभव है? प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से ही संभव है। प्रकाश का परावर्तन दीवार के माध्यम से, किसी तल के माध्यम से पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तो ये घटना के माध्यम से पूरे कमरे में प्रकाश जाता है। जबकि हम जानते हैं प्रकाश की क्वालिटी या प्रकाश का जो गुण होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलने का होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो पूरे कमरे में अंधेरा ही रहे, सिर्फ जहाँ प्रकाश आपतित हो रहा है सिर्फ वहीं उजाला रहे। ये प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के विकिरण के माध्यम से ये पूरे कमरे में उजाला पहुंच जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण। पहले नियम में सिर्फ जैसे जैसे हमने सारा चित्र बनाया है उस चित्र में उपस्थित सारे नामों को प्रदर्शित करा गया है पहले नियम के अकॉर्डिंग। ये पहले नियम में ये आने वाली किरण का नाम आपतित किरण है, जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर आकर ये टकरा रही है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु है। तो इस चित्र की आकृति को, ये इस चित्र के नामों को ही लिखना पहले नियम में सिखाया जाता है। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले नियम में ये तल है, ये परावर्तक तल है, इसी ही तल में तीनों के तीनों पाए जाएंगे। आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, और ये अभिलंब जो कि आपतन बिंदु पर है। ये तीनों के तीनों एक ही तल में है। शीशे के तल में कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर है, तो ये बोला गया है पहले नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा नियम आता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसके लिए अलग से एक चित्र बना लेते हैं। ये कोई मिरर है जो कि प्लेन मिरर है, या इसे समतल दर्पण बोला जाता है, और इसके किसी बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, इसे नॉर्मली बोलते हैं अंग्रेजी में। और आने वाली किरण का नाम हम जानते ही हैं, आपतित किरण है, और जाने वाली किरण का नाम जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं, घटना के नाम पर आधारित होता है, और हम घटना पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो जाने वाली किरण का नाम होगा परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है। अब सवाल उठता है कि आपतन कोण क्या चीज है या परावर्तन कोण क्या चीज है। हमने दूसरे नियम में लिख तो लिया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परंतु ये है क्या चीज, इसको जानने का प्रयास करते हैं।
ये अभिलंब, ये वाली रेखा जो है ये अभिलंब है, आने वाली किरण ये आपतित किरण है, और इन्हीं दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण व अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण मैंने तुम्हें बताया पहले कि जाने वाली किरण का नाम घटना के नाम पर आधारित होता है। तो परावर्तित किरण जो है और अभिलंब, इनके बीच का कोण ये कहलाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो जैसा कि नियम नंबर 2 बोलता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण ये आने वाली किरण में अभिलंब के बीच का कोण है, परावर्तन कोण जाने वाली किरण व अभिलंब के बीच का कोण है। तो ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे यदि ये तल समतल है। तो प्रकाश के परावर्तन के हमने 2 नियम पढ़े हैं। पहले नियम में हमने किरणों को और इन रेखाओं के बारे में जाना है। ये कोई किरण आती है, किसी बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, तथा टकराकर वापस चली जाती है तो जाने वाली किरण का नाम घटना के नाम पर आधारित होता है, जो कि घटना परावर्तन है, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। और यही चीज पहले नियम में दर्शाई गई है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला, समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण हम जिन नियम अभी बना चुके हैं और नियम भी पढ़ चुके हैं समतल दर्पण के, और इसका चित्र एक बार बना करके दिखा देते हैं आपको। ये अभी हमने प्लेन मिरर बनाया था और उस पर हमने प्रकाश के परावर्तन को जाना था और उसके नियम भी पढ़े थे। दूसरा आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, परंतु अगर कोई ये पूछेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो गोलीय दर्पण बनाने की प्रक्रिया जानते हैं। इससे पहले गोलीय दर्पण कैसे बना सकते हैं? तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच का खोखला गोला होता है, उसे काटकर एक गोली से काटकर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये कांच का खोखला गोला है, इसे काट कर अलग कर लिया जाएगा। तो इसकी 2 सतह होंगी, जैसे कि मैं हाथ के माध्यम से प्रयास करता हूँ दर्शाने का। इस प्रकार से इसकी 2 सतह होंगी, एक तो अंदर वाला भाग और दूसरा बाहर वाला भाग। अंदर वाले भाग अगर हम पॉलिश बाहर वाले भाग पे करते हैं, जैसा कि इधर की साइड अगर हम बाहर वाले भाग पे पॉलिश करते हैं तो हमें अपना चेहरा अंदर वाली साइड से दिखाई देगा। तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया भी है कि पॉलिश मैंने
दर्पण के बाहर की तरफ करिए या फिर कांच के खोखले गोले के बाहर की तरफ करिए तो ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो आंतरिक पृष्ठ होगा और इसी से ही हमें चेहरा दिखाई देगा इसमें ये अपना। दूसरा, अगर हम इधर की साइड पॉलिश ना करके हम पॉलिश अंदर वाली साइड करते हैं, इधर वाली साइड, अगर हम पॉलिश इधर वाली साइड करते हैं तो हमें अपना चेहरा इधर की साइड से दिखाई देगा, जो कि उठा हुआ लग रहा है, हमें बाहर की तरफ को निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तल मतलब उठा हुआ तल, जो कि बीच से उठा हुआ है। अगर इसके परावर्तक पृष्ठ को हम देखने का प्रयास करें तो ये बीच से उठा हुआ है और साइडों में से दबा हुआ है, इसलिए इसे उत्तल पृष्ठ बोला गया है। तो हमने गोलीय दर्पण के बारे में जाना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम ये दर्पण के कुछ भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के भाग, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अभी हमने गोलीय दर्पण बना करके दिखाया। ये कांच का खोखला गोला होता है, उसको काट करके उसका एक भाग निकाल लेते हैं और उसके किसी भी एक पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं और उसके अपोजिट साइड परावर्तक पृष्ठ होता है, इसमें अपना चेहरा भी दिखाई देता है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसका अपना एक विशेष प्रकार का केंद्र भी होगा और इस केंद्र और ये दर्पण का जो खोखला भाग है जिसको हमने पॉलिश करा है, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। सिर्फ मध्य बिंदु को कहना उचित नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु बोलना पड़ेगा। तो अगर हमें ध्रुव की परिभाषा पूछी जाए कि ध्रुव क्या चीज होती है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दर्पण का केंद्र, दर्पण का केंद्र क्या होता है? ये ध्रुव है और ध्रुव को अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। तो इस ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले पॉइंट को P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव अंग्रेजी में पोल कहा जाता है, इस वजह से इस वाले बिंदु को P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये केंद्र है, केंद्र अंग्रेजी में सेंटर कहलाता है, तो इस वाले बिंदु को C से प्रदर्शित करेंगे। केंद्र क्या होता है? दर्पण का केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये केंद्र कहना उचित नहीं होगा, इसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि इस दर्पण को, इस गोलीय दर्पण को बनाने के लिए किसी कांच के खोखले गोले से काटकर इसे बाहर निकाला जाता है। तत्पश्चात उसके किसी एक पृष्ठ पर, चाहे तो आंतरिक पृष्ठ पर चाहे बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश करी जाती है और हमें जिस प्रकार के पृष्ठ पर हम पॉलिश करते हैं हमें किसी प्रकार का दर्पण प्राप्त होता है। अगर हमने बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश करी है तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होगा, अगर हमने आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करी है
तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। अब इन दोनों के मध्य बिंदु, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। आगे आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या सभी बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा के लिए हमें दो बिंदुओं को फोकस करना पड़ेगा, एक सेंटर और एक पोल। हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक परिभाषा हम ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से बना सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे भी बनाए, दोनों ही परिभाषा ठीक है। कि पहली परिभाषा में हमें पढ़ना है कि दर्पण के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो कोई भी एक परिभाषा लिख देते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस त्रिज्या पर ही मिड पॉइंट कहलाता है फोकस। इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। तो इस फोकस की परिभाषा हम इस प्रकार से बनाएंगे कि वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु, वक्रता त्रिज्या ये दूरी है, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। हम इस त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अर्थात अगर हमने वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की मानी है तो 5 सेंटीमीटर पर जो से सेंटर से ले लो, जो से ध्रुव से ले लो, वैसे वक्रता मतलब फोकस से ही दूरी लेते हैं सारी। तो इस वजह से फोकस को, इस वाले बिंदु को ध्रुव से मानते हैं, इधर की साइड से मानते हैं ध्रुव से। तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु प्राप्त होगा हमें वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो इसके मुख्य फोकस की परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता है किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का चिकने तल से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमने पढ़ा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हमने दर्पण के प्रकार पढ़े हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और इनके बारे में हमने दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुओं की परिभाषाएं पढ़ी हैं। ध्रुव पढ़ा है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जैसे कि
कि ये पॉइंट है दर्पण, ये पूरी ये दर्पण का परावर्तक तल है, इसका बीचों बीच वाला भाग यहाँ होगा, इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये सी है यहाँ पर, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि हम बता चुके हैं, वक्रता त्रिज्या एक केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।